बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कामिल एहतशाम हूँ। एक ऐसा मसला जिसको अभी कौम बड़े लाइटर नोट में ले रही है, लेकिन यही चीज़ इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा मसला बनकर जो है वो लोगों के सामने उभरेगी, और वो है क्लाइमेट चेंज। अभी शायद लोग इस बात से अवेयर नहीं हैं, उनको इस बात का, इन ख़तरात का सही से आगाही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मुस्तकबिल में उनके लिए एक कितने बड़े ख़तरे के तौर पर जो है वो सामने आ सकता है। क्लाइमेट चेंज जब भी होता है, या क्लाइमेट चेंज से जो भी मुल्क मुतासर होता है, सिर्फ इंसान ही उस चीज़ से मुतासर नहीं होते। इंसानों के साथ साथ जानवर, साथ साथ उसकी फसलें, इन्वायरमेंट और पूरा एक माहौल, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसकी सेहत पर, उसकी मेंटली हेल्थ पर जो है वो बराह रास्त असर रखता है। ये चीज़ें तो इंतहाई ख़राब होती हैं जब भी किसी मुल्क में जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से वह मुल्क मुतासर होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा हो रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है कि फैसलाबाद में बारिशों ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। एक वैसे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, और दूसरा बारिशें और तवक्को से ज़्यादा बारिश होना, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना और बेमौसमी बारिश होना, इन्होंने जो है वो मज़ीद इस वक्त तबाही मचा दी है। आज के इस प्रोग्राम में हम किसान भाइयों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने मुतासर हुए हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी खड़ी फसलों की क्या इस वक्त हालत है, क्लाइमेट चेंज की वजह से किसान मुस्तकबिल में क्या उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि इसी किसान को हम अपनी इकॉनमी में, अपनी मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर करते हैं। वो रीढ़ की हड्डी इस वक्त कितनी महफूज है ये जानेंगे, और उसके साथ साथ इंसान तो डेफिनेटली इस चीज़ से मुतासर होते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो हमें कवर कर रही है अल्ट्रा वायलेट रेज से, वो जब ज़मीन से टकराती हैं तो फिर कई तरह के मसाइल लोगों के लिए पैदा होते हैं। इंसान की हेल्थ तो डेफिनेटली मुतासर होती है, लेकिन वहीं पर जानवरों की हेल्थ कितनी मुतासर होती है, पेट्स हमने जो घरों में रखे हुए होते हैं उनकी कितनी हेल्थ मुतासर होती है, ये भी अगली जो ब्रेक्स हैं हम उनमें दिखाएंगे। जो हमारी फर्स्ट ब्रेक है, हम कोशिश करेंगे कि इनमें हम किसान हजरात जो हमारे साथ हों उनसे बात करें, और एंड पर ये चीज़ें आपको दिखाएं कि जानवर इस वक्त कितने बड़े ख़तरे से दो चार हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ किसान होंगे, उनसे बात करेंगे। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम मसला है और इस पर बात करना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो, वो बेमौसमी बारिशें हों, इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई मुतासर होता है तो वो बेचारा किसान है। बेमौसमी बारिश की वजह से इनकी खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं, और अगर बेमौसमी बारिशें हो जाएं और हालात सैलाबी सूरत हाल जैसी बन जाए जो अब की मौजूदा हालात हैं, तो वो तो इन पर जो है वो क़यामत बनकर टूटती है। आज का किसान क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना परेशान है, आज का किसान बेमौसमी बारिशों की वजह से कितना परेशान है, आज का किसान उन हालात से कितना परेशान है जहां पर इसकी खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, और आज का किसान कितना परेशान है जब इसकी अजनास का, जब इसके उस फसल का जो है वो सही दाम, सही कीमत इसको नहीं मिलती। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे साथ किसान दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा जी, आज का किसान, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, अगर हम बात करें मौसमियाती तब्दीलियों की, तो जो बेमौसमी बारिशें होती हैं जिसमें किसान की फसल तबाह हो जाती है, कितना नुकसान होता है आपको, कितनी मसाइल मुश्किलात का सामना जो है वो करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ 41 ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਪ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਪ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਦ, ਸਪਰੇ, ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਆਉਣੇ ਪੌਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲ ਗਈ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਖਾਬ ਦਾ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਪਿਆ, ਸਰਿਆ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਮਗੀਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਫਲੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 92 ਗਾਫੇ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਤੇ ਛੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਗਾੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗਮਗੀਰ ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਓਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਬੀਜ, ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਸਪਰੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਪੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ आप हर तरफ से पिस रहे हैं, आप एक ऐसा तबका है जो हर तरफ से पिस रहे हैं। पीस नहीं रहे, ख़त्म हो गई कहानी। मैं अगर चूँकि मैं 60 साल मेरी उम्र हो गई आ, अगर मैं दसा मैं चूँकि पंजाबी की तरक्की वाला बंदा वां कि इन्ना अंग्रेज़ ने साढ़े ते जुल्म नहीं किया। हालांकि असीं उहदे गुलाम था, ये नहीं आंदे कोई साढ़े ते फरंगी, अंग्रेज़ नहीं कहांगा, मैं फरंगी कहना हुंदा कि फरंगी ने इन्ना जुल्म नहीं किया जिन्ना ये गौरमेंट साढ़े ते जुल्म कर रही है। क्यों जुल्म कर रही है? ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਅਬਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਮਏ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ 400 ਪੈਣ ਡਿਆ। एक ऐसा तबका इस वक्त बन चुके हैं जो बातें आप कर रहे हैं कि आप हर तरफ से जो है वो पिसते जा रहे हैं और कोई ऐसी हालात सूरत हाल नहीं मिल रही कि आपको रिलीफ मिले। ख़ास तौर पर एक जो हालात मौजूदा सूरत हाल है, तो आपको लगता नहीं है कि जो बारिशें बेमौसमी हो रही हैं इनसे होने वाला नुकसान अगले कई सालों तक जो है वो किसान के लिए पूरा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा? ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸੀ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 40% ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਦੋ ਵੇਚੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਤਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ है। कैसे मुआशरे की, कैसे कम्युनिटी की, कैसे लोगों की दास्तान है जिसको हम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी समझते हैं। जहाँ पर हम ये पहले चीज़ें देख रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हो रहा है, सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सैलाब लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो लोग के जो वसाइल हैं वो मज़ीद सुकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एक शख्स जो है वो एक अपने एकड़ से जो है वो सालाना उसको आमदन जो है मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए थी, अब हालात ये है कि 50,000 रुपये तक भी वो उससे नहीं निकाल पा रहा है। और ये चीज़ें सारी जो है परेशानी का इस वक्त बायस जो है वो बनती जा रही है। एक इंतहाई अहम मसला जिहदे वास्ते ना मैं अर्ज़ करांगा कि एक तो पहले नंबर ते कलोनियां फिलफौर बंद होनी चाहिए ने, दरखेज़ ज़मीनां कट के कलोनियां बंद करनियां चाहिए। दूसरे नंबर ते दरख्त इंतहाई ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਦਰਖਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਲੱਡ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ, ਫਲੱਡ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਾਬ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਬ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਫੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बना के नहीं देते कि कम अज़ कम कितने ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है वो ठीक करने की हमें ज़रूरत है। इन चीज़ों पर जो है वो हमें बात करने की ज़रूरत है। और ये सारी वो चीज़ें जिससे किसान बेचारा ऑलरेडी पिसता जा रहा है। अब जिस शख्स की खड़ी जो है वो कई एकड़ फसल जो है वो पानी की नज़र हो गई, तो वो तो उसी क्राइसिस से जो है वो अगले 10 साल तक नहीं निकल पाएगा। और इस बेचारे तबके को इस वक्त जो है वो पिसना
मौजूदा हालात में इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। क्या कहेंगे सर, बेमौसमी बारिशों से कितना नुकसान इस वक्त आम किसान को हो रहा है? ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ, ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ। ਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣੀ ਸੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਖੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇਲ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਨਾਸ ਵਗੈरह वो बिल्कुल लो लेवल पे जा रही है इस वक्त, वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। एक तो बेचारे किसान को वैसे जो है वो मुश्किलात थी, वो ये भी पहले एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारी जो फसल है उसकी इवन दो हमें कीमत उसके मुताबिक दी जाए। अब बेचारों के हालात ये है कि वो भी इनकी बात जो है वो हुकूमत ने तस्लीम ना की, और बाकी इनके जो हालात थे वो बारिशों ने, बेमौसमी बारिशों ने और इस सैलाब ने जो है वो पूरे कर दिए। और ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। खुदारा क्लाइमेट चेंज को समझा जाए। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जो अगले चंद सालों में एक ऐसा चीज़ बनकर हमारे सामने आएगी कि उस वक्त हमारे पास वो रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाने हैं कि हम उससे निमट सकें। उस वक्त हमारे पास वो चीज़ें नहीं बचनी कि हम उस जैसी एक बड़ी आफत से, बड़ी बला से जो है वो निमट सकें। अभी इस चीज़ को लोग बड़े जो है वो पोलाइट वे में ले रहे हैं, बड़े लाइटर नोट में इस चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो है ये एक ऐसा मसला बनकर उभर सकता है जो लोगों के लिए नाकाबिले हल बन जाएगा। और भी बुजुर्ग खड़े से भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है बुजुर्ग आपका? मोहम्मद साक। अच्छा, इसाक साहब क्या कहेंगे, बारिशें, सैलाब, क्लाइमेट चेंज, क्या हालात हैं इस वक्त? हाँ, मकान गिर गए सारे, ये हम किधर से जाएं? बारिशें आई जाती हैं, बेमौसमी बारिश है, फसल उसकी हालत क्या है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से? हर चीज़ तबाह होगी। ऐसे हालात बन हाँ जी, हर चीज़ तबाह होगी। किधर से जाएंगे? जिम्मेदार किधर से जाएंगा? हर बंदा वो तबका था जिस पर हुकूमत शायद ये समझती थी कि ये मुल्क की रीढ़ में की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। समझती नहीं बल्कि ये कहती भी थी, एक आम शहरी भी कहता है, एक आम शख्स भी कहता है कि किसान रीढ़ की हड्डी हैं मुल्क में की मईशत में। उस रीढ़ की हड्डी की इस वक्त हालत यह है कि क्लाइमेट चेंज, उस रीढ़ की हड्डी की हालत ये है कि बेमौसमी बारिशों, उस रीढ़ की हड्डी ये है कि सही दाम इनको इनकी फसल के ना मिलना। उन्होंने ये रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, सूरत आपके सामने रखेंगे। बाद मुख्तसर से ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसानों की मौजूदा सूरत हाल पर इस वक्त हमने बात की है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पर फसलें शदीद मुतासर होती हैं, इंसान शदीद मुतासर होते हैं, वहीं पर जो है वो जानवर भी इस चीज़ से शदीद मुतासर होती हैं और उनको भी मेंटली तौर पर भी डिप्रेशन का, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है और वैसे भी उनको जो है वो बहुत सारी बीमारियां लाक होती हैं, जो आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि महकमे लाइफ स्टॉक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ में लें और उनसे ये चीज़ें मज़ीद डिटेल में हम जानें। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रहमान साहब मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। एग्रीकल्चर की और लाइफ स्टॉक की बीट को भी ये देखते हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी भी जो ओपिनियन है, जो राय है और इन हालात को ऑब्ज़र्व करने के बाद की जो सूरत हाल है वो इस चीज़ में शामिल की जाए कि कितना ज़्यादा इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाहकारियाँ फैल चुकी हैं और आने वाले दिनों में, सालों में ये हालात कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। क्या हालात ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप इस वक्त, क्या चीज़ें देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लोग इतना लाइटर नोट में ये चीज़ ले रहे हैं, ये आने वाले सालों में कितनी बड़ी तबाही बनकर जो है वो सामने? थैंक यू। देखिए, जैसे कि आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की तो ये साइंसदान तो कई सालों से पीट रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे दस्तूर होता है कि जब मुसीबत सर पे आ जाती है ना, फिर उस पर बात की जाती है, फिर उसका कोई भी जो उसका हल है वो निकाला जाता है। अब सैलाब, बदतरीन सैलाब का सामना है, ये पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब है। इसको एक्ट ऑफ गार्ड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी के बस में नहीं होता। तो वजूहत क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस मानसून में, ये 10वां स्पेल चल रहा है और ये देखें बादल हुए हैं अभी भी। तो ये 10वें स्पेल में कोई भी एक स्पेल ऐसा नहीं है जो बग़ैर बरसे गया हो।
हर स्पेल में बारिश हुई है। तो ये समझ लें कि मुझे लगता है कि जब से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, कभी भी इतना ज़्यादा सख्त मानसून नहीं चला। और ये मानसून भी जून के एंड में शुरू हो गया था। रूटीन में जुलाई अगस्त में होती बारिशें, ये जून में शुरू हो गया था, सितंबर चल रहा है और ये सितंबर के एंड तक चलेगा। रिकॉर्ड मानसून इतना लंबा कि जिसमें 10 स्पेल तक बारिशें बरस रही हूँ और अभी भी मज़ीद स्पेल आने हूँ, कभी भी नहीं गया। हिमाचल प्रदेश है, इंडिया का एक इलाका है, जम्मू है एक इलाका जहाँ से सारे दरिया निकलते हैं। वहाँ इतनी बारिशें हुई हैं कि उससे दरिया जो निकलते हैं और वाया जो है वो पंजाब और हरियाणा जो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हरियाणा में भी सैलाब है, पंजाब में भी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भी है। फिर पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें तो आप देखें कि सियालकोट बेल्ट है या गुजरांवाला है या वज़ीराबाद है या जंग है, चन्योट है, जो है वो हेड पंजनद तक जब जा रहा है, जहाँ पे सारे दरिया इकट्ठे होते हैं। और अब सिंध की बारी आने वाली है। इससे पहले KPK में आपने देखा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बस्ट की इस्तिलाह पहली दफ़ा यहाँ पे सुनी गई है कि जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है एक मखसूस इलाके में। तो आप देखिए कि फैसलाबाद में कल कोई 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। रिकॉर्ड में देख रहा था कि बारिश ने तोड़ा है। एग्जैक्टली। और एक दिन पहले वो 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये 24 घंटों में अगर हम डाटा मिलाएं तो ये कोई 320 मिलीमीटर बनता है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुई। और आप इसी का नतीजा देख लें कि ये सारी ग्राउंड्स, इनका जो पानी है वो भरा पड़ा है, सड़कें भरी पड़ी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। तो उसका नतीजा इंसान पे भी पड़ता है, एनिमल पे भी पड़ता है, दरख्तों में भी पड़ता है, फसलों में भी पड़ता है। फसलों के हवाले से मैं बता दूं कि सब्ज़ी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। 33,000 गाँव मुतासर हुए हैं पंजाब भर में, 1500 गाँव इंडिया में मुतासर हुए हैं। जो हमारी पाकिस्तान की या पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो 4 मिलियन के करीब, यानी कि कुछ 40 लाख के करीब बराह रास्त मुतासर हुई है गांव देहात में, शहरी इलाकों में जो डाटा मौजूद है। और इसमें से बहुत सारा डाटा हुकूमत के पास इसलिए भी नहीं होता कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए होते हैं टाइमली, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती। एग्जैक्टली। तो फिर ये बहुत सारा डाटा शहरी इलाकों का भी इसमें शामिल नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक ज़्यादा गाँव देहात का आ रहा है। तो मजमूई तौर पर आप समझ लें कि ये कोई 8-10 अरब डॉलर का नुकसान है जो एग्रीकल्चर की मद में हुआ है, लाइफ स्टॉक की मद में हुआ है, इंसान कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, घर बर्बाद हुए हैं, कारें बर्बाद हुई हैं। तो ये सारा कुछ देखें, सैलाब पूरी दुनिया में आते हैं, लेकिन जो इस बार ये साइकिल चल रहा है कि कभी आप अमेरिका की बात सुनते हैं, कभी आप चाइना में देखते हैं, कभी आप यूरोप में देखते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ये सारा का सारा क्लाइमेट चेंज है कि जिसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत से रूनमा हो रही हैं और उसका ये नतीजा निकल रहा है। सामना सब कुछ जो है वो करना पड़ रहा है। अब्दुर्रहमान भाई, एक चीज़ मैं जानना बड़ी ज़रूरी समझूंगा कि जिस तरह अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात की कि एक तो ये एक्ट ऑफ गॉड भी है क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वहीं पर जो वजूहात इस वक्त हैं उसमें तो बड़ी हम एक क्लाइमेट चेंज ही देख रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली हम देख रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्रीन लैंड को जो है वो ग्रे लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि भाई धड़ाधड़ जो है वो सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो दरख्त हैं या जो एक फसलें हैं उनको, उन ज़मीनों को ख़त्म करके वहाँ पर जो है वो सोसाइटीज़ बिल्ड की जा रही हैं। तो समझते नहीं है कि हुकूमत को भी इस हवाले से जो है वो इन फ्यूचर में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए कि एक लिमिटेशन हो कि अब वो सिनेरियो ना बचे बने कि जिसका दिल चाहे वो काश्तकारी के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है उसको जो है वो कमर्शियली वो कन्वर्ट कर दे। देखिए जी, हम ओवर क्राउडेड हैं। इस मुल्क की जो आबादी है वो 25 करोड़ प्लस है। आप पूरी दुनिया में देखें, इस एवरेज से किसी मुल्क की आबादी नहीं बढ़ रही। तो इस आबादी को खिलाना, इस आबादी को रिहाइश देनी, तो ये सब कुछ बड़ा ज़रूरी है। ये दरियाओं में, समुंदरों में, सरकारी जगहों पे कहीं ना कहीं तो इन्होंने घर बनाने हैं ना। आबादी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, माजी में भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। सारा कुछ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं तो जाना है, इनके लिए जगहें और भी चाहिए होंगी। ये जब 25 करोड़ से मज़ीद बढ़ेंगे, 2050 तक 40-50 करोड़ पे चले जाएंगे, फिर मज़ीद इनके लिए इस तरह से और जगह चाहिए होंगी। तो ये मसला कहीं और इसकी जड़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज की बर्बादी अपनी जगह पे, पाकिस्तान की बर्बादी पॉपुलेशन की वजह से भी रखी जा रही है कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इनको
रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं, जिस वजह से इनको खिलाना पिलाना, इनके लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त वो भी काफ़ी मुश्किल हुआ पड़ा है और इसलिए ही कभी दरियाओं में रिहाइश रखी जा रही है। आप तसव्वुर करें कि कोई रशिया में क्यों नहीं रखता रिहाइश ना उधर दरियाओं पे या किसी और मुल्क में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा रकबा है, पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए स्कीमें अनाउंस की जाती हैं कि आपको ये एच मिलेगा। कनाडा बहुत सारा एक्सप्लोर होने वाला है, वहाँ पे पॉपुलेशन की कमी है। जापान में कमी है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुल्क छोटा है, 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है। तो इसमें जो पॉपुलेशन के हवाले से हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं तो हमें बाकी दुनिया से ज़्यादा मिलती है। वैसे ये ख़ास तौर पर चीज़ थी जिस पर अब जानना बड़ा ज़रूरी था कि ख़ास तौर पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, आबादी जो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि जो मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं वो लोगों में तकसीम होते हैं और जितने लोग बढ़ते जाएंगे रिसोर्सेज जो है वो उतने कम पड़ेंगे और वक्त के साथ साथ अगर इनको बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है तो उस सतह पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक लोगों को जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहरहाल जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तब ग्रीन लैंड ग्रे लैंड में कन्वर्ट होगी, तब इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। अब उम्मीद यही की जाती है कि इस चीज़ को समझा जाएगा और क्लाइमेट चेंज जो एक बड़ी तबाहकारी है ये जानवरों के लिए कितनी ख़तरनाक है, कैसे ख़तरनाक है, आगे की ब्रेक्स में ये चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां पर इंसान मुतासर होते हैं वहीं पर जानवर भी बड़ी तादाद में जो है वो मुतासर होते हैं। अभी रिसेंटली जो सैलाब आया या जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसको अगर देखा जाए तो जानवर हम जहाँ पर भी गए हैं, हमने जो फ्लड रिलीफ कैंप विज़िट किए हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जब हमने बात की है तो वो कहते हैं कि ये भी परेशान होते हैं इन हालात में, ये भी डिप्रेस्ड होते हैं इन हालात में और इनके लिए भी इन हालात में सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल होता है। क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ एक इंसान के लिए मुश्किलात का बायस होता है बल्कि जानवरों के लिए भी ये चीज़ शदीद तकलीफ़ का बायस है और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बहरहाल जहाँ पर कोई भी चैलेंज होता है वहाँ पर हुकूमत ये चाहती है कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करे, वो अपने लोगों को वो उनकी मौली तौर पर जो है वो उनकी मामनत करे, उनकी जानों का, उनके मवेशियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाए। बहरहाल आज हम एक हॉस्पिटल में यहाँ पर आए हैं, हम ये चीज़ें देखेंगे कि जब भी एक एनिमल को जब भी वो बीमार होता है उससे लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो उससे किस तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा होता है। हमारे साथ इस वक्त डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल ऑफिसर मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना अंजुम साहिबा। इनसे जो है वो हम बात करेंगे और इस सारे सिनेरियो को, इस सारी सूरत हाल को समझेंगे कि एक पेशेंट जो यहाँ पर आया है अपने जानवर को लेकर किस तरह उसको जो है वो जदीद तरीक़ों से यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। क्योंकि मैं फिर एक दफ़ा चीज़ दोहराऊँ कि क्लाइमेट चेंज से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मुतासर होते हैं, जानवरों में भी ये चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी पैमाने पर बीमारियों का जो है वो बायस बनती हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर एक शख्स आज आता है कोई भी अपना जानवर लेकर, किस तरह जो है उसको आगे ट्रीट किया जाता है, किस तरह उसको आगे जो है वो लेकर चला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो आपने बात शुरू की है मौसमियाती तब्दीली या जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई डिज़ास्टर डेवलप होता है, जिस तरह के सैलाब की सूरत हाल बनती है, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानों के अलावा सबसे ज़्यादा मसाइल जानवरों के लिए क्रिएट होते हैं। जिस तरह हम लोग ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं और अल्टीमेटली ज़हनी तौर पे परेशान होने के बाद जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो जाते हैं, जानवरों का भी बिल्कुल इस तरह का ही सूरत हाल है। जानवरों को बेसिकली बरसात से और बारिशों से जो जरासीमी बीमारियां हैं और मैदे से रिलेटेड वो बीमारियां हो जाती हैं और जिनका के दो तरीके से हम लोग यहाँ, एक तो उनका हस्पतालों की बुनियाद पे इलाज होता है। वैसे सैलाब की सूरत हाल में हम लोग फार्मर्स की या किसानों के डोर स्टेप पे जाके फ्लड रिलीफ कैंप लेबॉर्ट्री भी लगाती है हमारा वेटनरी का डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो लगाता है और वहाँ पे ऑन द स्पॉट जानवरों का इलाज मुआवजा भी होता है। बिल्कुल व्हील की सहूलत भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो कितनी ऐसी गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं जो बैक वक्त अगर फील्ड में चाहिए तो भेज दीजिए। जी, हमारे 18 हमारे जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उनकी MVLs
वो सारी सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो चिन्योट का है, जो जंग का है, टोबा का है, सारी इस वक्त वो हॉस्पिटल ऑन द व्हील के तौर पे सर्व कर रही हैं। वो अपने अपने सेंटर्स से निकल के सैलाब के मुतासरा इलाकों में सर्व कर रही हैं। उसमें वो 2-3 काम कर रही हैं। एक तो इलाज मुआवजा है फार्मर के डोर स्टेप पे। सेकेंडली इस वक्त जानवरों को जो बेसिकली एक चैलेंज का सामना है वो बेसिकली खुराक की कमी का। तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके चारे की तरसील और साइलेज की और वनडे की और है वीट स्ट्रॉ और सारी चीज़ें फार्मर के डोर स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूट करने का भी हमें जी खास तौर पर ये चीज़ खुराक की कमी को जो है वो दूर किया जा सके। अच्छा, खास तौर पर एक चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि इंसान के लिए उतना ही कीमती होते हैं उसके जानवर जितना कि वो प्यार अपने जो दीगर रिश्ते होते हैं उनमें बांटता है। और अगर ये चीज़ आप देखें तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान भी तब होता है वो अपनी हेल्थ पर, अपनी सेहत पर तो वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है, लेकिन जो उसका जानवर है वो कभी नहीं चाहता कि उसकी हेल्थ पर, उसकी सेहत पर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ आपको दिखाई है कि एक जानवर वो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की बाद जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहा है, तो फिर उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद जब जानवर मुतासर होते हैं तो किस तरह उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैडम, मैं चाहूँगा कि हम फर्स्ट जी दिखाते हैं, आप डेमो दिखाते हैं। जो मैंने आपको कहा कि एक हॉस्पिटल ऑन द व्हील और लेबॉर्ट्री ऑन द व्हील, उसकी एक वो जो मिसाल है वो हम बता रहे हैं आपको कि लेबॉर्ट्री अंदर से सारी एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बनी हुई है और वो किसी भी जगह पे इसमें माइक्रोस्कोप की, वॉशिंग की, हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है और वो सैलाब के किसी भी इलाके में फार्मर के डोर स्टेप पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। डॉक्टर साहब बताइए। ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है और ये उस सूरत हाल में होती है क्योंकि जानवरों को जो है वो सिटी इलाकों में आई थिंक बड़े जानवरों को जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये फिर वहाँ पर उस सूरत हाल में जो है वो ये फार्मर के डोर स्टेप पे उसके घर में जाके हर किस्म की सहूलत, इलाज मुआवजे की भी और तशखीस की भी, ये वो इसके थ्रू यहाँ पर की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर आमिर सलीम साहब इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि ये जो सहूलत हुकूमत की तरफ से दी गई है जिसमें लेबॉर्ट्री में ही आप डोर स्टेप पर जाकर जो है वो फार्मर्स के, किसान के और एक ऐसे शख्स के जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, बड़े जानवर जिनका दाखिला शहर में मुमकिन नहीं है, उनको जो है वो कैसे फिर ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा किन किन सहूलियात, कौन कौन सी सहूलियात इसमें मौजूद हैं जो डोर स्टेप पर दी जाती हैं? जी, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से रैपिड रिस्पांस टीम के हवाले से डिविजनल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में ये मोबाइल वेटरनरी लैब दस्तयाब है और हम एमरजेंसी कंडीशन में सैलाब ज़दगान इलाके में फॉर एग्जांपल जो अभी फ्लड जो है ना वो मौज़ा तांदले वाला, तहसील तांदले वाला के मौज़ा शिराजा और माड़ी पत्तन इस साइड पे है, तो हम क्या करते हैं कि हम रैपिड रिस्पांस के तहत हम उस इलाके में जाते हैं और सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं। आजकल मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो जानवरों में ज़्यादा मसला आ रहा है ख़ास तौर बीमारी के हवाले से वो वैक्सीनेशन के हमराजिक सेप्टिसीमा जैसे गलघोटू कहते हैं, उस हवाले से हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं और उसके अलावा चारे में अगर कोई टॉक्सिसिटी आ रही है तो हम चारे का सैंपल भी कलेक्ट करते हैं और ये हम मोबाइल वेटरनरी लैब में वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके हम लेबॉर्ट्री में लेके आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो टेस्टिंग की, वो हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके तहत हम उनका डायग्नोज करके और जो फार्मर है उन तक हम पहुंचाते हैं। और हमारा जो लाइसेंस चल रहा है एक्सटेंशन के साथ, हमारे जितने भी मतलब एक्सटेंशन के महकमा लाइफ स्टॉक के जितने भी अमला जो फील्ड में काम कर रहा है उनके साथ हम डे बाई डे और आर बाई आर जो है ना वो उनके साथ राब्ते में है कि कहीं किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस हवाले से हम जो है ना वो इलाके में जो है ना सब एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अभी सैलाबी सूरत हाल भी है और बारिशें भी इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई इंसानों के लिए उन बारिशों से बचना बड़ा ज़रूरी होता है जो ख़ास तौर पर जब मौसम करवट बदल रहा होता है तब होती हैं। इसमें जब ऐसे हालात में बारिश होती है, ऐसे मौसम में बारिश होती है, तो मोस्टली किन किन बीमारियों में जो जानवर हैं वो मुब्तला होते हैं? जी, अगर मैं बड़े जानवरों के हवाले से बात करूं तो ये मौसम गलघोटू का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महकमा लाइफ स्टॉक की टीम ने
प्री वैक्सीनेशन फ्लड से पहले ही वैक्सीनेशन वो 100% मुकम्मल कर ली थी, ठीक है। और उस हवाले से जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं जाके किसी फार्मर की कोई कंप्लेन आती है कि हमारे जानवर को बुखार है, तो उस हवाले से हम जाते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो हम उसका HS का टाइटर भी चेक करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट अब तक कोई भी घल घोटू का केस किसी भी जो हमारा फ्लड सेक्टर है उसके अलावा भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महकमा लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी है कि हम डोर बाय डोर वैक्सीनेशन भी और साथ साथ जो डायग्नोसिस है वो आवाम की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं ख़ास तौर पर यहाँ जहाँ पर हुकूमत की तरफ से पूरा एक प्लान बनाया जाता है। किसी भी जब आप रियासत स्टेट में रह रहे होते हैं तो उसके अपने कवानीन होते हैं, जहाँ पर ये चीज़ बाकायदा जो है वो वेरी क्लियर है कि सिटी एरियाज़ में, शहर के इलाकों में जो है वो आप जानवर लेकर दाखिल नहीं हो सकते, गाड़ियों पर लेकर उनको नहीं आ सकते। वहीं पर उनको फिर डोर स्टेप पर सहूलियात जो है वो फराहम करने के लिए, डोर स्टेप पर उनको जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने के लिए जो है वो इस तरह की क्लिनिक ऑन व्हील बनाई गई है, जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जाकर ये तशख़ीस करती हैं कि जानवर जो है वो किस मर्ज़ में मुब्तला है। और जो जो सहूलियात दी जाती हैं इस लेबॉर्ट्री में, वो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया। बहरहाल ये अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज से बारिशें होती हैं, जब भी सैलाब आते हैं, तो इन मौसम में, इन हालात में जो है वो जानवर किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। बहरहाल हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी हालात आपके सामने बयान करेंगे और ये रखेंगे कि जब एक शख्स अपने जानवर के साथ हॉस्पिटल आता है तो फिर क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे उसकी तशख़ीस की जाती है और जिद्दत के वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो अपनाए जाते हैं बीमारी की तशख़ीस के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए। वो दिखाने से पहले भी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक शख्स आता है, जब भी हॉस्पिटल में आता है अपने जानवर के साथ, वो कौन कौन से मॉडर्नाइजेशन के वो तरीके हैं जिनके तहत जो है वो उस जानवर की बीमारी की तशख़ीस की जाती है, उसका जो है वो इलाज किया जाता है। डॉक्टर रुबीना अंजम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, मैं चाहूँगा कि हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ दिखाएँ कि एक शख्स आया है अपने जानवर के साथ, किस तरह जो है वो उससे पहले प्रोसेस से ही जो है वो आगे रेफ़र किया जाता है, भेजा जाता है। आपको जैसे मोबाइल लेबॉर्ट्री ऑन द व्हील का बताया गया है कि वो फार्मर के डोर स्टेप पे, जो फार्मर हमें यहाँ पे आके हमें अपना सैंपल देते हैं, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ADRS इन्फो, जिसमें वो सैंपल को एक यूनिक नंबर लगा दिया जाता है। हमारे पास गोबर के सैंपल, दूध के सैंपल, खून के सैंपल और खून से आगे डिफरेंट किस्म के सैंपल्स जो हम यहाँ पे लेबॉर्ट्री पे सेपरेट करके उनके टेस्ट करते हैं, वो सारे सैंपल्स हमारे पास यहाँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि जानवर को यहाँ पर फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका टेस्ट है वो दूध का टेस्ट है, वो गोबर का है, वो यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद फिर फर्दर उनको आगे जो है वो हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे सिरिंज में या स्टरलाइज्ड वैक्यूटेनर में वो सिर्फ अपना सैंपल ला के अपने जानवर की तशख़ीस करवा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब एक शख्स आता है, इस जगह पर रिसेप्शन पर जो है वो उससे ख़ास नंबर एलोकेट किया जाता है उस पेशेंट, उस जानवर के हवाले से, और फिर उसके जो टेस्ट हैं वो यहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर फर्दर उनको आगे जो है वो लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि चाहूँगा कि सिर्फ ये वन स्टेप है, फार्मर का इससे आगे काम नहीं है। आगे जो हमारा अमला है वो उसका सारा कुछ करके उसको यहीं पे रिपोर्ट देगा। तो मैडम, इसमें कितना को टाइम लग जाता है, तकरीबन कितनी देर में जो है वो उसकी यहाँ पर सैंपल की तशख़ीस, उसकी रिपोर्ट? हर टेस्ट के पूरा होने का एक टाइम है जो कि आधे घंटे से लेके और 3 घंटे तक हो सकता है। यानी तकरीबन आधे घंटे से 3 घंटे तक का एक प्रोसेस होता है। अवेलेबल हैं वो सारे सेम डे पे वो सारे होते हैं। ये जिस तरह से बताया गया कि जितने खून के टेस्ट हैं उनको इस तरह से स्टेन करके तो फिर उनको देखा जाता है, और उससे आगे मिल्क का टेस्ट है। ये बेसिकली सारी जो सैंपल प्रोसेसिंग लैब है, हर किस्म का सैंपल प्रोसेस होके अपनी अगली लैब में जाना। तब आप भी ख़ास तौर पर मुझे थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि गोबर का एक सैंपल आपके पास आता है, दूध का सैंपल आता है, ब्लड का एक सैंपल आता है, तो उनको फर्दर कोई डिफरेंट जगहों पे उनको टेस्ट किया जाता है या एक ही लैब में जो है वो सारी चीज़ें? नहीं, इस तरह है कि हमारे पास ना डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। ये सेक्शन, इस सेक्शन में हम जो इलाके में
जो मोस्टली इशू आते हैं ना ग्रेजिंग के हवाले से, जो जानवर जो चारा करते हैं ना, मतलब डिफरेंट एरियाज़ में जाके मतलब वो ग्रेजिंग करते हैं, उनमें आजकल ना ज़्यादातर इशू आता है एंडोपैरासाइट्स का, पेट के, जिसे हम कहते हैं पेट के कीड़ों का। उस वाले से जब आप फार्मर जो है ना सैंपल हमारे पास लेके आता है, हमें हिस्ट्री बताता है कि हमारे जानवर को डायरिया लगा हुआ है, मोक लगी हुई है, हमारा जानवर फलता फूलता नहीं है, मोटा नहीं हो रहा, दूध कम दे रहा है। तो उस वाले से हम जब वो सैंपल लेके आते हैं हमारे पास गोबर का, तो हम इस लेबॉर्ट्री में एंडोपैरासाइट्स के लिए टेस्ट करते हैं और उसको फार्मर की पूरी मतलब उसको आगाही देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, आगाही देते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि अगर कोई उनके पास खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है तो हम उनको डायग्नोज करके रिकमेंड करते हैं कि आप मुतलका जो हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ उनके साथ लाइसेंस करके उनके ट्रीटमेंट तक मतलब उनका पूरा प्रोसीजर जो है ना फार्मर का हम वो मुकम्मल करते हैं। अच्छा, उसके साथ ये एक तो वो एक बात जो आपने बताई है कि जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर चारा खाते हैं तो उस वजह से जो है वो फिर उनके पेट के लिए मसाइल होते हैं। इसके अलावा जब आपके पास ब्लड के उनके टेस्ट आते हैं या दूध के उनके टेस्ट आते हैं तो उनको फिर किस तरह जो है वो भी इसी तरह है कि अगर फार्मर हमारे पास सैंपल कंप्लेन लेके आता है कि हमारा जो है ना अभी जो इस सीज़न में मसला चल रहा है वो ज़्यादातर फ्लाइज का चल रहा है, टिक्स का चल रहा है, उस हवाले से जानवर में फ़ीवर जो है ना वो रहता है ज़्यादा, वो कहते हैं हमारा बुखार है, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं बुखार टूटता नहीं है, वो फार्मर हम उनको गाइड करते हैं कि आपने सबसे पहले तो ये हम फार्मर को गाइड करते हैं कि आपने सैंपल किस वैक्यूटेरियन में लेके आना है, क्योंकि हर सैंपल का अलहदा प्रोसीजर है। अच्छा, जब हम उनको गाइड करते हैं, वो लेके आते हैं, तो उस हवाले से फिर हम उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी में उसको चेक करते हैं कि हीमोपैरासाइट्स जो कि एक मेजर इशू है जो ये ग्रेजिंग एनिमल्स में और इस सीज़न में, तो हम उसके हवाले से उनको गाइड करते हैं कि ये अगर पैरासाइट खुदा न खास्ता उनका मतलब डायग्नोज होता है कि हीमोपैरासाइट्स में बबीजिया आ गया, थलीरिया आ गया या एनाप्लाज्मा आ गया, तो उस हवाले से हम उनको गाइड करते हैं कि आप इनको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस लैब का भी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पे हम अपने जितने भी हीमोपैरासाइट्स का या फीकल का वो हम यहाँ पे उनकी स्लाइड्स प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम उनको नेक्स्ट रूम में लेके जाते हैं, उनकी तशखीस के लिए हमारे पास ये माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, ठीक है, तो हम जो है ना माइक्रोस्कोप से उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा, अगर ब्लड है तो हीमोपैरासाइट कौन सा है, अगर फीकल है तो वो कौन सा एंडोपैरासाइट है, उस हवाले से फिर हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं फार्मर को। फार्मर्स के लिए जो है वो रिपोर्ट जनरेट की जाती है। और मैं ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है सारे इसको मर्ज करने का, जोड़ने का मकसद ये था कि हम ये चीज़ दिखाएं कि एक तरफ से जिस कुदरती आफत से पाकिस्तान जो दो चार है, क्लाइमेट चेंज, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, बारहा दफ़ा जो है वो इंटरनेशनल सतह पर भी कई दफ़ा इस बात का आवाज़ बुलंद की गई कि पाकिस्तान इन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रहा है और दुनिया का सारा किया जो है वो भुगत न सिर्फ पाकिस्तान को ही पड़ रहा है और उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। बहरहाल जहाँ पर इंसान मुतासर होते हैं, हमने इंसानों की हेल्थ की बात की कि ओजोन लेयर से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, ख़तरनाक ज़मीन से टकराती हैं, वो कितनी इंसान के लिए ख़तरनाक हैं। वहीं पर क्लाइमेट चेंज जानवरों के लिए भी कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा ख़तरा है, ये चीज़ हमने आपके सामने रखी है। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हुकूमत भी फिर इस चीज़ से निमटने के लिए तैयार नज़र आती है, ऐसे इदारे भी इन चीज़ों से निमटने के लिए तैयार नज़र आते हैं जो जिद्दत के तरीके अपना कर इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि ऐसी बीमारियों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, एक चीज़ जानूँगा आखिर पर आपसे कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है, दुनिया जो है वो हर आए रोज़ मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, वैसे वैसे नई बीमारियाँ भी आ रही हैं, इंसानों को भी अपने घेरे में ले रही हैं और वहीं पर जानवरों के लिए भी ये चीज़ जो है वो आती है। तो पिछले चंद सालों में अगर आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बीमारियां बढ़ी हैं, जो एक सिचुएशन सूरत हाल देखी जाए कि नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं जो एक दफ़ा तो बंदे के सामने आए तो बंदा कहता है कि ये क्या चीज़ आ रही है। ये ऐसे है कि किसी एक बीमारी पे अगर काबू पाया जाता है, जिस तरह हम बताते हैं कि पिछले 4-5 साल से गल घोटू पहले जानवरों में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी थी कि जिस जानवर को हो जाती थी अल्टीमेटली उसको सांस का मसला और वो जान से ही जाता था, उसको इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन से हिफाजती टीके लगा के कंट्रोल किया गया है। तो लेकिन उसके बाद पीछे से जो एक गिल्टीदार बीमारी है जिसको LSD भी कहा जाता है, उसके साथ जो 3 दिन का बुखार जिसको कहते हैं बोवाइन एफेमरल फीवर, 3 दिन के बुखार की शिकायतें फ्लड एरिया में जो भी जानवर स्ट्रेस में आ रहे हैं उनका इम्यूनिटी, उनका हिफाजती निज़ाम
वो ट्रैवलिंग से पानी से और आके वो ख़राब हो रहा है, उनको ये बीमारियां। और साथ में जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि पेट के कीड़े और खून के कीड़े, और ये रेगुलरली बीमारियां जानवरों में आ रही हैं। अच्छा मैडम, इसके अलावा यहाँ पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, जिस तरह हमने रिसेप्शन पे एक पूरा प्रोसेस दिखाया, यहाँ पर आकर जो एक फाइनल रिपोर्ट बनी पूरी, यहाँ पर तशखीस हुई लेबॉर्ट्री में, हिसाब से फिर उसको मेडिसिन भी सजेस्ट की जाए। मेडिसिन उनको बता दिया जाता है कि ये आपके मसाइल हैं, और इसका आपका जो हॉस्पिटल है जो आपके घर के बिल्कुल करीब तर है, आप वहाँ जाएं तो आपको बिला मुआवजा पेट के कीड़ों की और खून के कीड़ों की इलाज मुआवजे के लिए दवाई मिल जाएगी। वो हर हॉस्पिटल में बिल्कुल अवेलेबल है और वो आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, ये सारा वो प्रोसेस था जो दिखाने का एक्चुअल मकसद था कि जब जानवर क्लाइमेट चेंज से, सैलाब के इन हालात से मुतासर होते हैं, जो बारिशों का ये दिन होते हैं जहाँ पर पानी खड़ा होता है, या बारिशों के दिनों में इंसानों के लिए ये चीज़ चैलेंजिंग होती है, वहीं पर जानवरों को भी ये चीज़ अपने घेरे में लेती है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने